नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। 21 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे जेपी नड्डा, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। कोसी बैराज के डिस्चार्ज में अचानक अप्रत्याशित उछाल, कई जिले अलर्ट मोड पर, बाढ़ का खतरा मंडराया। पंडित धीरेश शास्त्री पहुंचे गया, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोसी के रौद्र रूप से मधुबनी जिला अलर्ट मोड पर। और माता सीता के बालू के पिंड से किया था राजा दशरथ का पिंडदान, जाने गया की महत्ता। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 21 दिन में दूसरी बार आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर भाजपा के वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनको स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहां से वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सचिवालय स्थित 7 मूर्ति पहुंचे। वहां उन्होंने अमर शहीदों के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर भाजपा के वरीय नेता, मंत्री, सांसद, विधायकों से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा इन नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिहार आगमन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है आगामी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलकर बंद कमरे में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही 2025 में होने वाले विधानसभा में रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश देखा जा रहा है। इधर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ जेपी नड्डा की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। इस दौरान वे बंद कमरे में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारियों से बात किए। तय कार्यक्रम के मुताबिक 4 घंटे तक बिहार में रहे। अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा ली। सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की। भारत सरकार और हमारे अब हो गया, अब नहीं और हमारी एमएलए जो खेल जगत में अपना नाम जिन्होंने कमाया है, अब आप लोग तो बैठे हैं और आप लोग बैठ जाए। हमारे पैरालंपिक्स के सभी खिलाड़ी बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये मेरा सौभाग्य है भाई साहब आप लोग कि मुझे आज पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने जो अभी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स में जो स्थान बना है और जो वो विदेशी होकर आए हैं, उनको सम्मानित करने का मौका भी मिला। जो पैरालंपिक्स के अंदर प्लेयर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति पाई, उनको भी सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो क्रीड़ा सेल के लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके दर्शन करने का। तो आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल को कितना तवज्जो दिया है। हम सबको मालूम है कि एक समय में खेल एक तरीके से कोई प्रायोरिटी का क्षेत्र नहीं था, इसको कोई प्राथमिकता नहीं देता। और ठीक है, हमारे लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो जाए, एक जिसको कहा जाए कि तो नीचे कीजिए ना, मुंह पे एक रूटीन कार्यक्रम सा माना जाता है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। ओलंपिक्स को में हमारी भागीदारी बढ़े, इसके लिए उन्होंने विशेष योजना बना करके काम को आगे बढ़ाया। और सबके ये ध्यान में आएगा कि उन्होंने जहां ओलंपिक्स को पूरे
पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आपने देखा होगा कि जब आप कंपटीशन में जाते हो तो तब भी प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है। जब आप कंपटीशन से लौट करके आते हो तो जो जीते हो और जो न जीते हो सबके साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होती है और जो विशेष रुचि लेकर के आप सबसे पूछते हैं कि कैसा लगा जब तुमको मेडल मिलते मिलते रह रहा था, क्या तुम्हारे मन में विचार आए, फिर जब तुमको मेडल मिला तो उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार आए, कैसे तुमने सुधार किया। यानी इतनी बारीकियों में जाकर वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे ओलंपिक। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेपाल प्रभाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी में एक बार फिर उफान है। बीते 24 घंटों में कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक का उछाल है। वहीं दोपहर 12 बजे तक डिस्चार्ज 6,81,000 क्यूसेक पार की आशंका है। कोसी के उफान से सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में भारी तबाही मचने की आशंका है। यही कारण है कि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिलाधिकारी को हाई अलर्ट जारी किया है। इधर जलस्तर में बढ़ोतरी के मद्देनजर सुपौल में जिलाधिकारी कौशल कुमार खुद ही तटबंध के इलाकों की निगरानी में निकले हुए। उन्होंने बताया बीते 24 घंटों में नेपाल प्रभाग स्थित कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 200 mm से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण कोसी नदी अचानक उफना गई है। प्रशासन की ओर से माइकिंग कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण के लिए अपील की जा रही है। प्रशासन की माइकिंग में स्पष्ट किया गया है कि दोपहर 12 बजे की संभावित कोसी बराज का डिस्चार्ज बीते 56 वर्षों में सर्वाधिक है। डीएम ने बताया संभावित बाढ़ और कटाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कोसी के अभियंताओं को भी तटबंध की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तटबंध के इलाकों से पलायन करने लगे हैं लोग। कोसी के जलस्तर में शाम से जारी उछाल के बाद सुपौल में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कोसी का जलस्तर नेपाल के तराई रीजन में लगातार बारिश होने के कारण बढ़ रहा है। जो प्रेडिक्शन था मॉर्निंग में 6 बजे 5,34,000 डिस्चार्ज का, उससे करीब 2 लाख कम डिस्चार्ज था, लेकिन अभी राइजिंग ट्रेंड है। अभी वर्तमान में करंट टाइम पे 4,14,000 डिस्चार्ज हो गया है और बढ़ने की संभावना ही है, क्योंकि तराई रीजन में पिछले 24 घंटे में करीब 200 mm वर्षा हुई है। तो सभी जगह अलर्ट मोड में रखा गया है और तटबंध के अंदर से लोगों को निकलने के लिए अनुरोध किया जा रहा है और सारे स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्र जो तटबंध के अंदर हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया अगले आदेश तक, सामान्य स्थिति होने तक। प्रशासन के द्वारा जो है क्या सब व्यवस्था किया गया है सर? अभी हम लोग नदी के बिहेवियर को हम लोग देख रहे हैं, नदी का डिस्चार्ज में कैसा इसका बिहेवियर रहता है और सबसे प्रमुख प्राथमिकता तो हम लोग का कि तटबंध हम लोग का सुरक्षित रहे। उसमें कहीं भी कोई अगर क्षरण वगैरह होता है तो हमारे WID के इंजीनियर्स काफ़ी एक्टिव हैं, सब लोग सजग हैं, तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और यदि जनसंख्या बाहर निकलती है हमारे कम्युनिटी के केंद्र पे आएंगे तो हम लोग जो जिला प्रशासन कार्रवाई जो होता है कम्युनिटी किचन चलाने को भी हम लोग चलाएंगे। कोसी के अंदर बसे लोगों को क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि सतर्क रहें और यथासंभव अगर पॉसिबल हो तो अपने, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का घर तटबंध के बाहर रहता है तो बाहर निकल जाए। अगर बाहर नहीं है तो हमारे शरण स्थल जो है उच्च स्थल पे वहाँ पे आए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कोसी बराज में 5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी डिस्चार्ज किए जाने से आने वाले संभावित बाढ़ को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी। मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नजर रखी जा रही है। NDRF की टीम मधेपुरा भेजी जा चुकी है। कोसी तटबंध के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान ले जाने की अपील की जा रही है। मधुबनी जिला प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आप सभी लोगों ने अभी कोसी पानी के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग उस पर लगातार नज़र रख रहे हैं। अभी जो पिछले घंटे का जो हम लोग डिस्चार्ज देखे थे वो लगभग 5 लाख के आसपास क्यूसेक हो गया है और जो कि पिछले साल का जितना पहुँचा था मैक्सिमम उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो हमारी पूरी टीम अभी मधेपुर पहुँच चुकी है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, और जो पंचायतें कोसी बांध के अंदर हैं, जो लो लाइंग गाँव हैं
से लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए लोग नाव प्रारंभ कर लिए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं उसके खाली करके ऊँचे स्थल पे जो शरण स्थल है वहाँ पे लोग आ जाएँ। आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे कि जो ऐसे प्रभावित होने वाले गांव हैं वहाँ के लोगों से अपील है कि वो लोग ऊँचे शरण स्थल पे आ जाएँ और वहाँ पे उनको रखने के लिए सारी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा हम लोग कमला और बुतही दोनों रिवर पे भी नज़र रखे हुए हैं। इसके कैचमेंट एरिया में नेपाल में बारिश अभी कम हुई पिछले 6 घंटे में, तो जो कमला में जो पानी बढ़ने का दर था वो काफ़ी कम हो गया है। हालांकि 68 मीटर पार हो गया, डेंजर लेवल से ज़्यादा है, लेकिन लग रहा है अगले 1-2 घंटे में स्टैटिक हो जाएगा। लेकिन बांध की लगातार सारे प्रशासनिक अधिकारी और सारे हमारे इंजीनियर फ्लड कंट्रोल की निगरानी रख रहे हैं। कहीं पे भी कोई रेन का खतरा आता है तुरंत उसको हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं। पूरी तरीके से हम अलर्ट हैं। बस बातों के माध्यम से लोगों से यही अपील करेंगे कि जो कोसी के अंदर के गांव के लोग हैं जो नीचे है थोड़ा, वो लोग ऊँचे स्थल पे शरण स्थल पे आ जाएं और प्रशासनिक अधिकारी जो नाव के साथ व्यवस्था कराए हैं उसका लाभ लेते हुए शरण स्थल पे आ जाए ताकि सुरक्षित रहें। अगर पानी नहीं भी बढ़ेगा तो हमेशा एहतियात जो है हमेशा बढ़िया ही होती है। एहतियात के तौर पर अपने माध्यम से सर कितने लोग प्रभावित हैं और कितने लोग या टीम लगी हुई है? अनुमानित कितने लोग प्रभावित होंगे इससे अभी और कितने लोगों की टीम लगी हुई है? अभी जो फीडबैक हम लोग लिए हैं उसमें 6 पंचायतें तो प्रभावित होती हैं, लेकिन 8-9 वार्ड वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नीचे हैं, बच्ची और गाँव इन सबके, तो उन लोगों को हम लोग सबसे पहले खाली कराने का अपील कर रहे हैं। और लगभग 25 नाव हम लोगों की वहाँ पे रेडी है और लोगों को लाना शुरू भी कर दी है ऊँचे स्थल पे। और SDRF की टीम को कल रात में ही हम लोगों ने लखनऊ से मधेपुर पहुँचा दिया है। उनकी भी 3 टीम है, एक टीम रिजर्व में रखे हुए हैं कहीं इमरजेंसी के लिए, 2 टीम वो भी काम करना शुरू कर दी है। और सारे ADM आपका और अन्य प्रभारी BDO CO ADM सब लोग उधर ही हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं जो 2 लाइन एरिया है तो शरण स्थल। सर ये नंबर भी जारी किया गया है? हाँ, 2 हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम का जो हमारा 24 घंटे कार्य है तो उसका भी नंबर जारी किए हैं। वो नंबर आप प्रेस रिलीज के माध्यम से आप दे दीजिएगा और किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो रेस्क्यू टीम हमारी कर रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार की देर रात काशी से सड़क मार्ग से गया पहुंचे, जहां बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए बोधगया में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। जय श्री राम और बाबा बागेश्वर के जयकारों से पूरा बोधगया गूंज उठा। वहीं पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने लोगों की भीड़ को देखकर होटलों से बाहर निकल गए। इस दौरान उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि हम गया जी 3 दिन रहेंगे, पितृपक्ष मेला के बाद गया जी आएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस बार भी मैं कोई दरबार या कथा नहीं करूंगा क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है, इसलिए पितृपक्ष मेला के बाद भगवान विष्णु की नगरी में आएंगे। हम बिहार से बहुत प्रेम करते हैं, बिहार के बारे में ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों में भी चर्चा करते हैं। वहीं उन्होंने गया वासियों को बागेश्वर धाम आने का न्योता भी दिया। आज भारत में विचित्र स्थिति बनी हुई है, यहाँ भगवान के प्रसाद में भी मछली का तेल मिला देते हैं। पिछड़े लोगों से मिलने और जात पात और ऊंच नीच को खत्म करने के लिए बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 160 किलोमीटर का पद यात्रा करेंगे। भारत में शांति के साथ सनातनी क्रांति की जरूरत है। इस मुहिम के माध्यम से धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। हम नहीं चाहते हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार, संतों की हत्या और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो नहीं हो। पदयात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने का काम करेंगे। कुछ लोग वैष्णव धर्म को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी द्वारा गांजा पर बयान दिया गया था। बताया कि गांजा को भगवान शिव की बूटी समझकर सभी साधु संत पीते हैं, जो गांजा अवैध क्यों है। इस पर उन्होंने कहा कि पता नहीं अंसारी कहाँ रहते हैं, हम तो नहीं पीते, सब एक ही नहीं होते। अंसारी के नाम लोग बहुत सारे आतंकवादी होते हैं पर सब नहीं है। मंदिरों की शुद्धता पवित्र बनाए रखने के लिए एक गौशाला रखना चाहिए। 2-3 दिन के अनुष्ठान के लिए आए हुए हैं तो निकल पाना थोड़ा कठिन होगा। हम धाम पर आप सबको बालाजी के चरणों में, हाँ ये भगवती का, ये मुंडेश्वरी भगवती का ये चित्र ले लेना जी कोई। हाँ चेला जी, हाँ आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मोक्ष की नगरी गया धाम में एक पवित्र स्थल है सीताकुंड। सीताकुंड विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने फल्गु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जहां भगवान राम की पत्नी सीता अपने पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ अपने ससुर राजा दशरथ के मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करने आए थे। यह वाकया त्रेता युग से जुड़ा है। माता सीता ने राजा दशरथ को बालू का पिंड देकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे आज भी सीताकुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर में राजा दशरथ का हाथ धरती को फाड़ कर बाहर निकला हुआ है और माता सीता द्वारा दिए गए एक पिंड राजा दशरथ जी का हाथ में और 2 पिंड पास में रखा हुआ है, जिसे कभी भी किसी के द्वारा देखा जा सकता है। तब से आज भी सीताकुंड में कायम है अपने पूर्वजों को बालू का पिंड अर्पित करने की परंपरा। सीताकुंड को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास काल में राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान करने गया जी आए थे, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण पिंड सामग्री लेने गए। इसी बीच राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई, जिसमें राजा दशरथ ने कहा कि पुत्री सीता, जल्दी से हमें पिंड दे दो। पिंड देने का मुहूर्त बीता जा रहा था। अपने ससुर राजा दशरथ के आग्रह पर माता सीता ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के आने में देरी होती देख फल्गु नदी के बालू का पिंड बनाया और राजा दशरथ को अर्पित किया। इसके बाद राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन कारणों से सीताकुंड में स्नान और पिंडदान करना हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पितृपक्ष की तिथि अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक की अवधि को पितृपक्ष माना जाता है। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों के लिए श्राद्ध करना एक महान उत्कृष्ट कार्य है। दशरथ जी का जब मरे हुए थे, बैकुंठ गए थे, तो कहने का मेरा मतलब है, जब रामचंद्र भगवान दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए आए थे, सीता माता और रामचंद्र भगवान, तो सीताकुंड का महत्व ये हुआ कि जब सीता माता ने रामचंद्र भगवान जो बाजार से सामान लाने के लिए गए थे, सीता माता के बीच नदी में बैठा के गए थे। और जब बीच नदी में बैठा के गए थे सीता माता का रामचंद्र भगवान, तो आने में समारी के पिंड का समारी आने में लेट हो गया। इस चलते सीता माता ने स्वर्ग लोक से आकाशवाणी से दशरथ जी का हाथ निकला, आकाशवाणी और डरा, फिर नीचे पाताल लोक से हाथ निकला। बोला सीता माता ने रामचंद्र भगवान बाजार से सामान लाने के लिए गए, तो हम लोग लेट हो गया, हमने लेट हो गया सीता माता का। तो राम दशरथ जी बोले, ए बेटी मेरे बात सुनो, मेरे बात इस चलते सुनो कि मैं रामचंद्र भगवान आने में लेट कर गया, मैं स्वर्ग लोक बंद हो जाओगा, उसी चलते हमें बैकुंठ धाम नहीं जाने सकेंगे। इस ऐसा करो कि 3 महीने माघ, बैसाख और कार्तिक 3 महीने स्वर्ग लोक खुला रहते हैं, 9 महीने बंद रहते हैं। जो धर्म करने वालों का जमराज आते हैं और धर्म पाप करने वाले का धर्मराज आते हैं और धर्म करने वाले का धर्मराज आते हैं। इस चलते हमारे पिताजी कहें कि बेटी सुनो, रामचंद्र भगवान जब गए हैं तो हमारे काम करो, स्वर्ग लोक बंद हो जाएगा, तो 3 बार रेते के पिंडदान कर दो हमारे रेते का। 3 राम, लक्ष्मण, सीता। बोले ठीक है पिताजी, आएंगे तो क्या बताएंगे, तो 5 जन गवाही इसमें। इस चलते गवाही है कि फल्गु में पिंड पड़ा, इस चलते। और गौ और तुलसी और ब्राह्मण और छेवट, जो कहते हैं छेवट, इसमें 4 जन झूठ बोला। एक जन ने सच बोला, बट ब्रिज ने बोला सीता माता का सब तो झूठ बोला, तो एक जन ने सच बोला। सीता माता का हम तो बालू को पिंड दे दिया, रामचंद्र में विश्वास नहीं की चलते कि मैंने देखा नहीं और पिंड का सामान आया नहीं, इस चलते कैसे दे दिया। तो बोला कि एक मेरा गवाही है बट ब्रिज, वही सच बोलेगा। तो ही बोला कि 4 जन झूठ बोले तो गौ, तो मुँह झूठ बोले तो गौ का मुँह अशुद्ध हुआ। और नदी का बोला तो नदी में दूध दही स्टाम में स्टाम नहीं चढ़ा, तो नदी भी झूठ बोल दिया कि हमारे में दूध नहीं ठहराया, फल फूल नहीं चढ़ाया। गौ महाराज का भी नहीं कहा था, गौ भी झूठ बोला और नदी भी झूठ बोला। तो इसमें सीता माता ने श्राप दिया कि हमारे पिंड हम अपना हाथ से दिया और सीता माता ने दिया, और हम बोला झूठ की चलते कि दूध नहीं ठहराया, फल नहीं गौ खाया और ब्राह्मण का दक्षिणा नहीं मिला और केवट का चरण में नहीं आया। इसी चलते सीता माता ने श्राप दिया 4 जन का, गौ का, तुलसी का और फल्गु का। तो एक जन से ब्रट बीच ने बोला कि माता आप साथ 4 जन झूठ बोला, तो एक जन में से हमने देखा है। तो बोला ब्रट ब्रिज का आशीर्वाद दिया, जब तक सूर्य चंद्रमा अमर रहेगा तब तक तुम अमर रहोगे, ब्रट ब्रिज सूखेगा नहीं, हरियाली रहेगा। ये सीता का महत्व हुआ, बालू को पिंडदान किया। तब से यहाँ पर बालू का पिंडदान पड़ता है। सतयुग में अभी भी बालू का पिंडदान होता है। पिंड को जाके देख सकते हैं, पिंड का दान हुआ है। पिंड का बालू का महत्व है। सीता माता का दान किए तो सबको दान करेंगे। और ये श्रृंगार का पिता भी चढ़ता क्या है? हाँ, श्रृंगार का जो बालू का दान करते हैं स्त्री करते हैं, और जो पिताजी का है तो पिंड का आटा का दान करता है। यहाँ श्रृंगार का
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।